अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा सोफोक्लिस की लाइफ हिस्ट्री। इसके अंदर हम सोफोक्लिस को एज अ ड्रामाटिस्ट भी डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन जो ड्रामा की फील्ड के अंदर रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोफोक्लिस 496 BC बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह जो है, यूनान का एक शहर था एथेंस। वहाँ पे एथेंस के अंदर एक कस्बा था क्लोनस के अंदर इनकी बर्थ हुई 496 BC में और 406 BC को इनकी डेथ हो गई थी। सोफोक्लिस का जो फादर है उसका नाम था सोफिलस। वो जंगी हथियार बनाने वाले एक कारखाने का मालिक था, बहुत ही रिच मर्चेंट था। और इसी बेस पे जो सोफोक्लिस हैं उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सारे कंफर्ट्स को एंजॉय किया है। इन्होंने आर्ट्स की स्टडी की हुई थी, इनको आर्ट्स से बहुत लगाव था, इनको ड्रामा से बहुत क्लोज एसोसिएशन थी, इनको राइटिंग का बहुत शौक़ था, लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन थी। इन्होंने जो ग्रीक टाइम पीरियड है उसके अंदर ट्रेजेडीज़ लिखी, इनकी ट्रेजेडीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इनको ग्रीक ट्रेजेडीज़ के अंदर एक अजीम तरीन ग्रीक ट्रेजेडी राइटर माना जाता है। एरिस्टोटल ने सोफोक्लिस की ट्रेजेडी को जो मुतालिया किया, एरिस्टोटल ने सोफोक्लिस की ट्रेजेडीज़ का मुतालिया करके इनको ट्रेजेडी ड्रामों का अजीम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया कि बहुत ही अजीम तरीन राइटर हैं। बात सिर्फ वही ख़त्म नहीं होती बल्कि 19th सेंचुरी के अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी सोफोक्लिस की तारीफ़ करते हुए कहा है कि ये वो शख्स था जिसने ज़िंदगी का मुसलसल और मुकम्मल तौर पे मुशाहदा किया। ठीक है, इसने कम्प्लीटली ऑब्ज़र्व किया लाइफ को। और उसके बाद जो है सोफोक्लिस की अगर अदबी कारकर्दगी की बात की जाए, यानी कि लिटरेरी कारकर्दगी की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए उनकी, तो उन्होंने उसके अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। क्योंकि अगर हम अभी भी सोफोक्लिस को पढ़ते हैं तो हम लोगों को जो ग्रीक टाइम पीरियड में ट्रेजेडीज़ लिखी गई थी उसकी याद आ जाती है कि बहुत ही कमाल का आर्टिस्टिक वर्क इनका था। सोफोक्लिस जो है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि प्रीवियस लेक्चर जब मैं आपको इंट्रोडक्शन का बता रही थी ग्रीक ड्रामा के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पीरियड में एक फेस्टिवल होता था डायनेसिया के बारे में। जो डायोनेसिया था ना, उसके बारे में एक फेस्टिवल होता था, उसको थिएटर ऑफ डायनेसिस कहा जाता था, जिस जगह वो परफॉर्म किया जाता था। तो वहाँ पे हमारे पास जो सोफोक्लिस नाम के एक राइटर आते हैं, उन्होंने भी अपने प्लेस को वहाँ पे परफॉर्म करवाया और इनकी हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक की पोजीशन रही है, इससे नीचे ये आज तक नहीं गए वहाँ पे। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया ग्रीक ड्रामा के अंदर। ये वन ऑफ द ग्रेट इनोवेटर्स ऑफ द थिएटर थे। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि जो कोरस थे उनकी तादाद 50 थी और एक्टर की तादाद सिर्फ एक। बाद में क्या हुआ, कोरस की तादाद थोड़ी कम हुई और एक्टर 2 इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। लेकिन एरिस्टोटल कह रही हूँ, सोफोक्लिस वो वाहिद बंदे थे जिन्होंने आकर ड्रामा के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करवाया। उन्होंने कोरस की तादाद 15 करवा दी और उसके बाद इन्होंने थर्ड एक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। इनसे पहले क्या हो रहा था, एस्किलस नाम के एक बंदे थे, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट जो है ग्रीक ट्रेजिक राइटर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। वो ट्रायोलॉजी की फॉर्म में लिखते थे कि उनकी जो स्टोरी शुरू होती थी, पहले नॉवल से शुरू होके दूसरा नॉवल आता था, तीसरा आता था, यानी कि 3 पार्ट्स के अंदर उनकी स्टोरी कंप्लीट होती थी। एस्किलस उनका नाम था और उनकी जो है वो जो है ट्रायोलॉजी की बेस पे फेमस थे। ओरेस्ट्रिया ट्रायोलॉजी उनका बहुत ही फेमस वर्क है। खैर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके इस ट्रेंड को तोड़ दिया कि आधी कहानी एक पार्ट में हो तो आधी दूसरी में तो आधी तीसरी में। इन्होंने इस ट्रेंड को तोड़ दिया, इन्होंने ट्रायोलॉजिक फॉर्म जो थी उसको ख़त्म कर दिया और एक क्या किया, इन्होंने एक सिंगल बुक के अंदर पूरी स्टोरी को ख़त्म करने का ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया। हम जब एडिपस रेक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो तब हम देखेंगे कैसे एक कहानी पूरी एक बुक के अंदर कंप्लीट हो रही है। दूसरी इनका जो वर्क है वो दूसरी बुक के अंदर पूरा कंप्लीट हो रहा है।
तो इन शॉर्ट इन्होंने जो ये ट्रेंड चलता आ रहा था ट्रायोलॉजी का, ट्रायोलॉजिक फॉर्म का, उसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। इनके मोर देन 120 प्लेस थे जो इन्होंने लिखे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 सर्वाइव कर सके हैं, और उनमें से इडिपस द किंग सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। इडिपस द किंग है, ये बेसिकली एक स्टोरी है एक किंग के बारे में। ये एक ट्रेजेडी है जो एक्सप्लोर्स करती है मॉडर्न साइकोएनालिसिस के डेप्थ को। जैसे कि इसके अंदर इडिपस रेक्स है, वो अनविलिंगली, ठीक है, उसको नहीं पता होता, अपने फादर को मार देता है, अपनी माँ से शादी कर लेता है, ठीक है। और वो एक सब क्यों करता है? वो एक प्रोफेसी को अवॉइड करना चाहता है, जो कि वो फेट के हाथ में, अपनी किस्मत में के हाथ में वो प्रोफेसी अवॉइड नहीं कर पाता, और एट द एंड उसको फेट के आगे झुकना पड़ता है। ये उसके बारे में एक स्टोरी लिखी गई है। इसको हम लोगों ने ड्रामा को इन डिटेल डिस्कस भी करना है। आगे चलते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की तरफ। तो इन्होंने अपने प्लेस के अंदर जो मैन है उसकी इंटीरियर साइकोलॉजी है उसको डिस्कस किया है। इन्होंने रोल ऑफ फेट का बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया है। इन्होंने इंसान की फ्री विल और चॉइस उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल डिस्कस किया है अपने प्लेस के अंदर। और यहाँ पे हम अपने सोफोक्लिस को एंड करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए हिस्ट्री के अंदर तो थ्रू एंड थ्रू इन द हिस्ट्री सोफोक्लिस का नेम आज तक, हालांकि ये बहुत पुराने राइटर हैं, कदीम तरीन राइटर हैं, अब भी आज तक इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इनके इवन के बुक्स को हमारे सिलेबस के अंदर भी ऐड किया गया है, क्योंकि इनकी बुक्स पढ़ के हम लोगों को जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ हैं उनकी याद आती है, और हम इनकी बुक पढ़ के ईज़िली समझ जाते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडीज़ कैसे लिखी गई थी, उनके थीम्स क्या थे, राइटिंग का नेचर क्या था, राइटिंग का फ़ीचर क्या था। यहाँ पे हमारा सोफोक्लिस ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सोफोक्लिस एज अ राइटर थोड़ा बहुत मैंने जो ब्रीफली करके आपको सारे पॉइंट्स समराइज़ करके बता दिए, समझ लग गई होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आगे इडिपस रेक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।